वेलकम, आपका केम क्लास ऑनलाइन में वेलकम है। आज हम लोग वेंट हाफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वेंट हाफ फैक्टर जो आया है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आया है। सो एक बार हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मेरे पीछे की वीडियोज में क्लियर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल केम क्लास ऑनलाइन केम क्लास ऑनलाइन में सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल आपके रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में क्लियर कर लेता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute molecules। फ्रेंड्स, इसको जरा ध्यान से देखें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी कहते हैं जो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बदलेंगे, जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा। तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुल 4 प्रॉपर्टी देखा था। पहला देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ was osmosis। So friends, these 4 colligative properties are already discussed in the last videos। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सो क्या होता है ये कि P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू दी X2। means X2 equal to we can write N1 by N2। Next, depression in the freezing point, so delta TF is proportional to M, ये पढ़ा था आपने। Elevation in boiling point, delta TB is proportional to the M। Osmosis is represented by the pi, and pi equal to the CRT। इन केसेस में भी अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटा दें, so we can write here delta TF equal to the KFM and delta TB equals to the KB equal to the M into M and pi equal to the CRT है। So friends, यहाँ M क्या है? M क्या है? M is the molarity
मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पर केजी अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सो m जो है डिपेंड करेगा इसका यम मोलैलिटी, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किस प्रॉपर्टी में अमाउंट पे क्या चेंज हो रहा है। एक्चुअली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर इसमें हम लोग क्या ले लें, 1 मोल ग्लूकोज के ले लेते हैं, और एक सेकेंड केस है, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 मोल सपोज करिए कि KCl के ले लेते हैं विथ वाटर। वाटर कितना है? सपोज करिए कि 1 kg, तो वाटर यहाँ भी 1 kg हो गया। फ्रेंड्स, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर में जाने के बाद स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेगा और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आप चाहे तो इसका डेल्टा TB या डेल्टा TF मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या पाई माने ऑस्मोसिस, इन सारी चीजों को, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस केस में आए तो यहां पर भी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो KCl है ये आयनाइज होगा और बनाएगा K प्लस Cl-। इससे क्या होगा कि बिफोर डिसोसिएशन इट इज द 1 मोल, KCl हमारे पास 1 मोल था डिसोसिएशन के पहले, लेकिन डिसोसिएशन के बाद K1 मोल K प्लस एंड 1 मोल Cl-। सो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया होगा, आयनाइज हो गया होगा, कुछ मोल्स ब्रेक हुए होंगे, कुछ नहीं भी हुए होंगे। सो अब जो है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? डबल हो गए। जब नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी? वो भी बदलेगी। इस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, और इस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। इस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास है वो चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से जो मोलर मास का जो चेंज होता है, इसी को हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I के थ्रू। सो इट इज कॉल्ड द वेंट हॉफ फैक्टर I। तो I क्या हो जाएगा? I इक्वल टू दी नॉर्मल मोलर मास, and it is divided by abnormal molar mass। नॉर्मल मोलर मास क्या है? जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नॉर्मल मोलर मास है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया, तो डिसोसिएशन होने से मोलर मास बदल गया, बढ़ गया। इसलिए मोलर मास बढ़ने को की वजह से जो मोलर मास मिला है उसे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। यही वेंट हॉफ फैक्टर I है। सो फ्रेंड्स, एक चीज और आप जानते हैं कि अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दें, तो बेंजीन में डिसॉल्व कर देते तो ये क्या हो जाता है? डाइमेराइल हो जाता है। It is the dimer of benzene, sorry, dimer of the acetic acid। देखें इसका स्ट्रक्चर देखें,
CH3C डबल बॉन्ड O ONH, और यहाँ पर भी इसी तरह से so 1 mole this acetic acid and 1 mole this acetic acid, there is the hydrogen and oxygen, so it form the hydrogen bonds, and due to the formation of hydrogen bonds it become to the dimerized। लेकिन यह होता कब है, जब एसिटिक एसिड को हम लोग बेंजीन में डाल देते हैं तो ये डाइमेराइज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएशन हुआ। सो फ्रेंड्स, जो वाइट हफ फैक्टर है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्या क्या, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का केस यह है, KCl ले लो, NaCl ले लो, Na2SO4 ले लो, और कोई भी सॉल्यूट ले लो, तो ये डिसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस ऐसे हैं जहां पर एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जब हमने T इक्वल टू द टाइम इक्वल टू द 0 था, उस समय यह तो 2 मोल था, पर यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, इसलिए ये 0 मोल था। लेकिन जैसे ही बेंजीन में यह गया, डिसॉल्व हुआ, आयनाइज हुआ होगा, ये तुरंत एसोसिएशन किया होगा, और जब टाइम समथिंग हो गया, टाइम इक्वल टू T हो जाए, मान लेते हैं, या नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इस समय क्या होगा कि यह 2 मोल बदल करके कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो यहां से I इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम लोग देखें, सो I इक्वल टू दी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय theoretical colligative properties। थ्योरेटिकल क्या है, जो आपने अंदाजा लगाया था, जो आपने पहले से सोचा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऑब्जर्व में तो कुछ और आ गया। कैसे, यहाँ पे केस देखेगा नहीं कहा, सो आई इक्वल टू क्या है कि डिसोसिएशन केस में यह CH3COOH के हमने कितने मोल लिए थे, 2 मोल लिए थे, ठीक है, तो 2 मोल लिए थे, लेकिन आयनाइज होकर के एसोसिएट होकर हो कितना गया, 1 मोल। तो ऑब्जर्व कितना मिला आपको, 1 मोल, और थ्योरेटिकल कितने थे, 2 मोल, इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, मींस I क्या हो गया, I इज द लेसर देन 1, I इज लेसर देन 1। और इस केस में जरा एक बार फिर देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि KCl आयनाइज हो रहा है K प्लस Cl में, तो I इक्वल टू वन है फैक्टर I इक्वल टू क्या, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना है, 1, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो I यहाँ पे ग्रेटर देन, I जो है वो ग्रेटर देन 1। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि सॉल्यूट के केस में दो बातें डिपेंड कर रही हैं कि सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है कि डिसोसिएट कर रहा है। अगर वो एसोसिएट कर रहा है तो केस कुछ और बन रहा है, डिसोसिएट कर रहा है तो कुछ और बन रहा है। डिसोसिएशन के केस में क्या है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के बढ़ रहे हैं, एसोसिएशन में घट रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें, सो वी कैन डिवाइड द सॉल्यूट इन 2 पार्ट्स। व्हेन इट मिक्स विद द सॉल्वेंट, either it become to the associate or it become to the dissociate. So it create the effect to the molar mass. Therefore we can say it is the colligative property because it is the depend upon the number of solute particles. तो नंबर ऑफ solute पार्टिकल पर जब डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का दोनों का प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा। एसोसिएशन का केस अगर हम देखें तो हमारे पास केस क्या है कि
एसिटिक एसिड, इसको हमने डिजॉल्व किया, कहाँ पे किया, बेंजीन में किया, तो ये डाइमराइल हुआ और CH3COOH का डाइमर बनाया। ठीक है। और अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो मान लेते हैं हमने KCl लिया और ये वाटर में गया, तो K+ और Cl- बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना है, ये 1 मोल है बिफोर डिसोसिएशन, और फिर ये 1 मोल बन गया और फिर ये 1 मोल बन गया। इस केस में हम देखें तो यहाँ पे ये 2 मोल है और यह कितना मोल बन गया, ये 1 मोल बन गया। तो यहाँ पे एक चीज और डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे जब एसोसिएशन हुआ तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज करेगा, तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और तब मोलर मास क्या होगा, मोलर मास भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये 2 थे लेकिन अब कितने हो गए, 1 हो गए। इस तरह से अगर हम I निकालें तो I क्या होता है, I इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व हमारा कितना है, ऑब्जर्व तो हमारा 1 है और थ्योरेटिकली कितना था, 2 था, क्योंकि हमने तो 2 मोल लिया एसिटिक एसिड, इसलिए हमारा थ्योरेटिकल कितना है, 2 है। तो 1/2। इसका मतलब कि एसोसिएशन के केस में जो I है, I इज लेसर देन 1 आया। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एसोसिएशन के केस में जो I है वो लेसर देन 1 हो रहा है। जरा इस केस में आइए, तो इस केस में अगर देखें हम लोग तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, बढ़ा ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, क्योंकि सीधे सीधे अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यह भी बढ़ जाएगा। और मोलर मास क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम I देखें तो I इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कितना है, ऑब्जर्व तो 2 हो रहा है इस बार, क्योंकि ये डिसोसिएट होकर 2 हो गया, तो 2 और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि था कितना, 1 था। इस तरह से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो डिसोसिएशन के केस में क्या कहते हैं कि I जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और एसोसिएशन के केस में I जो होता है लेसर देन 1 होता है। यही चीज बताना है। सो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जब एसोसिएशन होगा तो I जो होता है लेसर देन 1 होता है, और जब डिसोसिएशन होता है तो I जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे यह चेंज क्लियर हो जाए और हमें मोलर मास जो एबनॉर्मल मोलर मास मिल रहा है वो इक्वल आने लगे। जैसे अगर हम इस केस में अगर मोलर मास निकालने लगे तो सॉल्यूट तो हमारा मोलर मास तो यहाँ पे डबल हो रहा है, तो कैलकुलेट थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड में अंतर आ जाएगा, जबकि दोनों के डिफरेंस कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। डिफरेंस 1 होना चाहिए, शुड बी नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट लेसर देन 1, इट शुड बी 1। बट ऐसे केस में 1 नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्कशन पूरा देखा है। देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरह से I का
इफेक्ट या वेंट हाफ फैक्टर का इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, किस तरह से वेंट हाफ फैक्टर का इफेक्ट जो है मोलर मास को कैलकुलेट करने में आ रहा है। तो अब हम क्या करें जिससे कि मोलर मास हमारा एग्जैक्टली कैलकुलेट होने लगे। इसके लिए वेंट हाफ ने 1886 में दिया था अपना थ्योरी, इसलिए इस थ्योरी को या इस इफेक्ट को वेंट हाफ इफेक्ट कहते हैं। सो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू दी N2 बाई N1 होता है, आप जानते हैं। सिमिलरली डेल्टा TB इक्वल टू दी KBM होता है। PF इक्वल टू दी KFM होता है और पाई इक्वल टू दी क्या होता है, CRT होता है। इसको आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और W और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली बस I का मल्टीप्लाई कर देना है, सभी में I का मल्टीप्लाई कर देना है, I की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना है। तो I एसोसिएशन का केस कुछ और होता है, डिसोसिएशन का केस कुछ और होता है। इस हिसाब से आप I का मल्टीप्लाई कर देंगे और I को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की मिलेगी। यहाँ पे आप M का मतलब समझते हैं। जैसे अगर कंप्लीट फार्मूला लिखा जाए इसका तो क्या जैसे अगर आप इसका निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा TB इक्वल टू दी I इंटू KB 1000 W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से बस I को सिंपली मल्टीप्लाई करके आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी